हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन, द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। आप बस ये मान लो कि एग्जाम में कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्वेश्चन 100% आना ही आना है। अब चाहे वो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन आ जाए एक नंबर में, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कैरेक्टरिस्टिक आ जाए और चाहे वो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आ जाए। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता सीबीएसई जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। मतलब चैप्टर 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन ही है, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब देखते हैं। कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट की, द सेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कोऑर्डिनेशन के बगैर मैनेजमेंट चल ही नहीं सकता, उसकी रिक्वायरमेंट है। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज का मतलब तालमेल बनाना। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिससे मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट में सिंक्रोनाइज करके उन सबको जोड़ के रखता है, मतलब उन सबके अंदर तालमेल बनाता है। एक मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है। उनके अंदर इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे परचेज का अलग काम है, प्रोडक्शन का अलग काम है, फाइनेंस का अलग काम है। तो उन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। डेफिनेशन ये लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन इज दैट फोर्स। कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन मैंने बताया ना आपके पास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इट इज दैट कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल द एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल एंड फाइनेंस टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्किंग को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है। इसे मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे जैसे आपको एक माला बनानी है, तो माला बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? एक तो मोती होने चाहिए और दूसरा आपके पास एक थ्रेड होना चाहिए। तो जो मोती है वो तो ये मान लो फंक्शंस हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? वो थ्रेड, वो धागा। तो वो धागा ही कोऑर्डिनेशन है और फंक्शंस उसके वो मोती हो गए। तो एक माला बनाने के लिए धागा जो चाहिए वो कोऑर्डिनेशन है, जो उन सारे मोतियों को जोड़ के रखता है। कोऑर्डिनेशन उन सबको जोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेट करता है, सिंक्रोनाइज करता है। ठीक। एग्जाम में आप डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं नीचे वाली, या ऊपर वाली भी लिख सकते हैं, दोनों सेम सी है। नेक्स्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट का मतलब कंबाइन करता है, जोड़ता है। कोऑर्डिनेटेड यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। जो अनरिलेटेड एक्टिविटी है अलग अलग ग्रुप्स की, उन सबको जोड़ने का काम पर्पसफुल वर्क में कोऑर्डिनेशन करता है। इट गिव अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान एंड शेड्यूल। ये भी देखता है कि जो हमने प्लान किए थे, जो हमारा शेड्यूल था, हमारा काम उस हिसाब से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उन सबको कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी मतलब जोड़ने का काम करता है, मतलब एकता बनाता है। द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पज। इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स, जोड़ना, बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एंश्योर दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी देखता है कि जो भी एक्शन बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, वो चाहे वो परचेज है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, उन सबका एक ही एम होना चाहिए, जो हमने गोल सेट किए हैं वो गोल अचीव हो। ये देखने का काम कोऑर्डिनेशन का है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जो चलता ही रहता है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट बिगेन्स एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन एक टाइम फंक्शन नहीं कि एक बार कर दिया और वो बस चलता ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है प्लानिंग से, और जब तक प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तब तक चलता ही रहता है उनके साथ साथ ही। जैसे आपने ये एक पॉइंट और जगह भी पढ़ा था आपने, मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट के फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। तो वैसे मैं इसे ऐसे बोलता हूँ कि कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का फंक्शन होना चाहिए, पर ये अलग से फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो हर एक के अंदर पहले से ही मौजूद है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के अंदर भी है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी है, स्टाफिंग के अंदर भी है, डायरेक्टिंग के अंदर भी है, कंट्रोलिंग के अंदर भी है। तो जब मैनेजमेंट कंटिन्यूस है तो कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूस हो गई। इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज एन
ऑल परवेसिव फंक्शन, ये भी हमने कहीं पढ़ा था, मैनेजमेंट पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, जहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, मैनेजमेंट हर जगह मौजूद है, तो कोऑर्डिनेशन भी ऑल परवेसिव फंक्शन है। लेकिन ये पॉइंट और वो पॉइंट अलग है। जब मैंने फंक्शंस में पढ़ाया था मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तो वहां पे मैं बोल रहा था कि मैनेजमेंट हर जगह मौजूद है, मतलब स्कूल, कॉलेज, क्लब, हॉस्पिटल। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ ये वो वाली बात नहीं कहता कि कोऑर्डिनेशन स्कूल, कॉलेज, क्लब, हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव का मतलब एग्जिस्ट एवरीवेयर करता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जैसे टॉप में है, मिडल में है, ऑपरेशन में। यहाँ वो मत लिख देना कि कोऑर्डिनेशन स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, हॉस्पिटल में भी है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस पॉइंट के ऊपर, कहता है सर मैंने पढ़ा है ऑल परवेसिव मैनेजमेंट में भी है, कोऑर्डिनेशन में भी है, तो बस वो तो याद है स्कूल, कॉलेज, क्लब, हॉस्पिटल में है, और वो वाला पॉइंट यहाँ कॉपी मार देता है। यहाँ ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि मतलब टॉप में भी है कोऑर्डिनेशन, मिडिल में भी है और ऑपरेशन में भी है। Coordination is required at all level of management due to the interdependent nature of activity of various departments. It integrates the effort of different department and different level. Next, coordination is the responsibility of all manager. Coordinate करना सारी responsibility है जो भी जिसके अंदर मैनेजर है, चाहे वो कोई भी मैनेजर हो, टॉप में हो, वो मिडल में हो, ऑपरेशन में, सबकी जिम्मेदारी, ना कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की है कि वही कोऑर्डिनेशन करेगा बाकी नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, लिखा है ना, एवरी मैनेजर मतलब हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप मैनेजर लेवल नीड टू कोऑर्डिनेट, टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करेगा सबऑर्डिनेट से, मतलब अपने मिडिल मैनेजमेंट से। टॉप लेवल मैनेजर नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। वो ये देखने के लिए कोऑर्डिनेट करेगा जो उसने पॉलिसी बनाई है वो चल भी पा रही है, नहीं चल पा रही। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद बोथ द टॉप, मिडिल मैनेजमेंट टॉप से भी और फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब ऑपरेशन से भी कोऑर्डिनेट करता है, एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट करता है अपने वर्कर से। ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर टू एंश्योर दैट वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू प्लान। वो इसलिए कोऑर्डिनेट करता है, वो ये देखता है कि जो हमने प्लान्स बनाए हैं प्लान के अकॉर्डिंगली काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब है जो जानबूझ के किया जाता है, जो ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, ऑटोनोमस नहीं है, मतलब मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपनी इच्छा से, ये नहीं कि वो अपने आप हो ही जाएगा। जैसे पढ़ाई करनी पड़ती है ना, अपने आप नहीं हो जाती। स्कूल जाने से आपने कहा जी हम तो स्कूल चले गए, कोचिंग चले गए, बस पढ़ाई हो जाएगी, नहीं, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता। कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट फंक्शन एंड इट इज नॉट ऑटोमेटिक, लिखा हुआ ऑटोमेटिक नहीं है। दस मैनेजर हैव टू मेक एफर्ट, तो मैनेजर को एफर्ट करने पड़ेंगे फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए अमंग डिपार्टमेंट्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर और इंडिविजुअल्स के अंदर। जैसे आप सबको भी पढ़ाई करने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं ना, पढ़ाई करनी पड़ती है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, याद करना पड़ता है, तो जाके पढ़ाई होती है। ऐसी कोऑर्डिनेशन के साथ भी वो करना पड़ता है, खुद नहीं होता कुछ भी। कैरेक्टर से खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेट करने से आपका बिजनेस साइज में ग्रो होगा। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज। आपका बिजनेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ईच वन इज हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड, हर एक का कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड है, हर एक के पास अलग नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस। सो देयर इज नीड टू ब्रिंग टुगेदर, तो ये जरूरी है उन सबको जोड़ना टुगेदर, जिससे उनके एफर्ट को हम एक कॉमन दिशा प्रोवाइड कर सके, कॉमन डायरेक्शन में उनको हम यूज कर सके। एफर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड टुवर्ड्स कॉमन गोल। फॉर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन। और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए जरूरी है कि उसके पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को आप सिंक्रोनाइज करो, मतलब जोड़ के रखो, जिससे एम्प्लॉय के पर्सनल गोल भी अचीव हो जाए और बिजनेस के ओवरऑल गोल भी अचीव हो जाए। इसके ऊपर एक केस स्टडी है डब्बे वाले की, वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं क्या करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छी केस स्टडी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी हुई है और इसके ऊपर एग्जाम में कभी बार केस स्टडी आ भी जाती है। तो शायद 10 एक मिनट की वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लेना, अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। आपको पता ही है बिजनेस के अंदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो आपके फंक्शंस है वो डिवाइड हो रखे होते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिविजन्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर में भी सेपरेट डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का अलग, प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग का अलग, एचआर का अलग, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। ऑल दिस डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। फाइनेंस का है कि फाइनेंस को देखना है, प्रोडक्शन का है प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मार्केटिंग का सामान को बेचना है, अलग पॉलिसी होती है, एंड ओन देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग।
तो कोऑर्डिनेशन उन सबको जोड़ता है और हमारे एंड रिजल्ट को अचीव करवाता है। लास्ट, स्पेशलाइजेशन। आज के टाइम में जितने भी बिजनेस है वो अपने बिजनेस के अंदर स्पेशलिस्ट को हायर करना पसंद करते हैं। जैसे फाइनेंस के अंदर जो फाइनेंस का स्पेशलिस्ट होगा उसे हायर करेंगे, प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट होगा उसे हायर करेंगे। तो कहते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं आज के टाइम में जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन को मान्यता दी जाती है। स्पेशलाइजेशन अराइज आउट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्यों आ जाती है? क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है और आपके एलिमेंट्स इतने डाइवर्स हो गए हैं कि उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को ही हायर करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन अराइज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न स्पेशलाइजेशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन को काफी नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर्संस को इस पर हायर करना पड़ता है। स्पेशलाइज यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। स्पेशलिस्ट को ये लगने ले जाता है कि जो उसका एरिया है, जिस चीज में वो स्पेशलिस्ट है, उससे अच्छा डिसीजन वहां पे उस चीज को इवैल्यूएट जज उससे अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट जज and decide according to the professional criteria. They do not take advice or suggestion from other. इसी वजह से वो किसी अदर स्पेशलिस्ट, अदर एरिया के व्यक्ति से कोई भी सजेशन लेना पसंद नहीं करते, उस मैटर के ऊपर डिस्कशन करना पसंद नहीं करते। They do not take advice or suggestion from other in matter pertain to their area of specialty. इसकी वजह से कभी कभार बिजनेस के अंदर कंफ्लिक्ट भी आ जाते हैं। This often lead to conflict among different specialists as well as other in the organization. इसी वजह से कभी कभार एक स्पेशलिस्ट की दूसरे स्पेशलिस्ट से झगड़े भी आते हैं, कंफ्लिक्ट आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन की वजह से। पर फिर भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसे हम फिर भी अगर हम मिलके कोऑर्डिनेट करें तो वो दूर भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है स्टेप बाय स्टेप। मैंने शायद 7-8 वीडियो बनाई है इस चैप्टर 1 के ऊपर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, और मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया। सो बच्चे, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में अब मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी आपके पास केस स्टडीज हैं वो डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा। तरीका वही रहेगा कि पहले क्वेश्चन आएगा, मैं आपको केस स्टडी समझाऊंगा और फिर उसका आंसर दूंगा आपको। पर केस स्टडी पढ़ने से पहले बच्चे बेटर क्या है, अगर आपने अपने नोट्स बना लिए हैं इस चैप्टर से, तो आप केस स्टडी की वीडियो देखने से पहले आप अपने नोट्स को एक बार दोबारा से पढ़ लें, जिससे आपको केस स्टडी को समझने में थोड़ी इजीनेस आ जाए, जिससे आपको केस स्टडी समझ में आ जाएगी, हाँ ये सर ने यहाँ पढ़ाया था, उससे आप उसे लिंक कर जाओगे। और अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए तो आप मेरी जितने भी मैंने इस चैप्टर 1 के ऊपर वीडियो बनाई है, एक बार वो वीडियो दोबारा गो थ्रू कर लें, सारी वीडियो देख लें, जिससे आपको केस स्टडी आगे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे से जो इस चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, आगे से इस चैप्टर के हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज में। सो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।